इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग, और उसकी एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के अंदर 50-60 जनों का स्टाफ काम करता था और 50-60 लोगों का स्टाफ उस फैक्ट्री के अंदर काम करता था। अलग अलग मशीनरियां चलती थी और मशीनरियों के ऊपर अलग अलग लोग लगे हुए थे, देखरेख करने का काम, मेंटेनेंस करने का काम, और उस मशीन में से प्रोडक्ट तैयार करने के काम, पैकिंग आदि का काम हो रहा था। रोज का रूटीन है, रोज का रफ्तार है। और अचानक इस फैक्ट्री के जो मेन मशीन थे, मुख्य मशीन थे, जिसमें से रॉ मटेरियल डाल करके जो फिनिश प्रोडक्ट निकलता था, वो मशीन बंद हो गई। मशीन जैसे ही बंद हो गई है, रुक गई है। मशीन को ऊपर काम करने वाले जो लोग थे बराबर देखने लगे, चेक करने लगे, क्या खराबी हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, मशीन क्यों अटक गए, मशीन क्यों रुक गई। और देखा है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा उसके पीछे लगे, लेकिन जुगाड़ नहीं जमा। समझो नहीं समझो, सेट नहीं हो पाया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मशीन रुक क्यों गई, अटक क्यों गई। और एक दो जने उसमें ऐसे थे सैंपल पीस की तरह, तो उसने सोचा चलो अपन भी एक ट्राई करके देखें। और हाथ में हथौड़ा लिया और हथौड़ा लेकर के जरा क्या करें, ठोक ठोक करे। कभी कैसे ही होता है कि ठोक ठोक करने से क्या हो जाता है। हाँ, बचपन के अंदर मैं छोटा था ना, पंखा नहीं चलता था तो क्या करता था, हाँ वो लकड़ी लेकर के करते थे तो चालू हो जाता था। ऐसे ही होता है कभी। तो इन लोग एक दो मजदूर हाथ में हथौड़ा लिया, हथौड़ा लेकर के मशीन को ठोकते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। 10-15 मिनट अलग अलग जगह अलग अलग हथौड़ा लगाया, धीरे से लगाया, थोड़ा प्रेशर दे करके लगाया, थोड़ा जोर से लगाया, अलग अलग आगे से लगाया, पीछे से लगाया, साइड से लगाया, लेकिन मशीन चालू नहीं हुए। मैनेजर को पता चला। सूचना मैनेजर तक पहुंची और मैनेजर को जैसे ही पता चला, मैनेजर ने एक्सपर्ट को फोन किया, इंजीनियर को फोन किया, और उसको मशीन रिपेयर करने वाला जो एक्सपर्ट पर्सन है उसको बुलाने में आया। 2 घंटे के बाद वो व्यक्ति उस इंडस्ट्री के अंदर पहुंचा, उस फैक्ट्री के अंदर पहुंचा। फैक्ट्री में पहुंच करके मैनेजर ने बताया कि भाई ये मशीन है और पीछे इतने टाइम पहले ये बंद हो चुकी है, हमने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की है, लेकिन ये मशीन चालू ना हो पाए, अब जरा देखो क्या करना है। वो एक्सपर्ट ने, उस व्यक्ति ने मशीनरी को बराबर निरीक्षण किया है, परीक्षण किया, आगे पीछे बराबर देख करके उसको बराबर ध्यान आ गया, समझ आ गए। उसने कहा हथौड़ा मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, फैक्ट्री है तो यहां तो सब कुछ मिलेगा। ओके, हथौड़ा मंगाओ। और हथौड़ा मंगा के हाथ में दे दिया मैनेजर ने। मैनेजर पूछने लगा हथौड़ा का आप क्या करोगे? वो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ठोकना तो हथौड़ा तो लगाना है। और उस व्यक्ति ने, एक्सपर्ट ने हथौड़ा लिया है, हथौड़ा लेकर के मशीन के पर्टिकुलर पार्ट को जैसे ही हथौड़ा ठोका है, मारा है, धड़ 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 धड़, मशीन क्या हो गई? फीस लेने का समय आया, फोकट में काम कर। तो मैं ही अकेला हूं कि आप सबको फोकट में सुनाता हूं। ये एक्सपर्ट था और उसकी फीस लेने का समय आया, रुपये लेने का समय आया। और रुपये लेने का समय आया तो उसने मैनेजर को कहा कि फीस ओके कितनी? ओके कि 5,000 रुपया। आंखें फट गई मैनेजर की, एक हथौड़ा मारने के 1,000। आपको पूछूं भाई, एक हथौड़ा मारने के आप लोग दो 5,000? ओ मैनेजर भी आपके जैसा था, किचकिच करने लगे। किचकिच करो ना। और यहाँ ये मैनेजर कहने लगा आपने तो हथौड़ा ही मारा है और तो कुछ किया नहीं, हथौड़े तो हमने भी लगाए, आपने तो एक ही हथौड़ा लगाया, एक हथौड़े के 5,000 रुपये थोड़ी ना होते हैं। सही बात है कि नहीं? एक हथौड़े के 5,000 रुपये थोड़ी ना होते हैं। हम इतने बेवकूफ थोड़ी, इतने मूर्ख थोड़ी है कि आपको 5,000 रुपये दे देंगे। और उस समय मैनेजर को इस एक्सपर्ट ने कहा, होशियार व्यक्ति ने कहा, अरे भाई साहब
एक हथौड़े लगाने के 5,000 नहीं होते, ये तो मुझे भी पता है। हथौड़ा लगाने के 5,000 रुपये नहीं ले रहा हूं, ये हथौड़ा कहां लगाना और कैसे लगाना इसके 5,000 रुपये। बात आ रही है समझ में? हथौड़ा कहां पे लगाना इसकी अकल एक्सपर्ट के पास में रहती है, वो मजदूरों के पास में हथौड़ा कहां ठोकना उसकी अकल। और आज अकल की बात करनी है, अकल की बात अकलमंदों के सामने करनी है। सही बात है ना? अकल की बात अकलमंदों के सामने करनी है। और बहुत मजे की बातें आज करेंगे। छोटी सी शुरुआत करें। एक ही क्लासरूम है और एक ही क्लास के अंदर जो सर पढ़ाने वाले हैं वो 40 बच्चों को एक साथ में पढ़ा रहे हैं। उसमें से 3-4 दोस्तों का ऐसा ग्रुप है, वो ट्यूशन भी एक ही साथ जाते हैं, एक ही सर के पास में जाते हैं। उसमें से 2 बच्चे तो ऐसे हैं कि वो पढ़ाई भी दिन में जितनी बार करते हैं कि हफ्ते में जितनी बार करते हैं, पढ़ाई भी दोनों साथ में करती है। और साथ में स्कूल में पढ़ने के बाद, साथ में ट्यूशन में पढ़ने के बाद, साथ में बैठकर होमवर्क करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद वे एक का 95% आता है और एक 65 लेकर के आता है। क्यों हुआ भाई? क्यों हुआ? वाई? रीजन? ध्यान तो देख दोनों ने दिया। कभी ऐसा भी होता है ना, सीए की एग्जाम दे रहा है आपका बच्चा, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दो भाई। सीए की एग्जाम दे रहा आपका बच्चा 6-6 महीने तक पढ़ाई कर रहा है, दिल लगा करके उसमें पूरी जान डाल करके वो पढ़ाई कर रहा है। एक लक्ष्य बनाया है, मुझे इस एग्जाम के अंदर पास होना है, और 6-6 महीने तक दिल लगा करके रोज के 3 घंटे 4 घंटे का पूरा समय समर्पित होकर के शिक्षा के प्रति वो पढ़ रहा है। और दूसरा उसका ही दोस्त, उसका ही साथीदार, उसका ही जोड़ीदार कि वो भी सीए ही कर रहा है, लेकिन एग्जाम स्टार्ट होने से 2 महीने पहले हाथ में बुक्स लेता है, हाथ में बुक लेता है, पढ़ाई करता है, और एग्जाम के अंदर 2 महीने पढ़ने वाला वो पास हो जाता है। 6-6 महीने तक दिल लगा करके रात को जग कर बे मेहनत करके पढ़ने वाला एक सब्जेक्ट के अंदर वाई। कारण क्या? बहुत सारे इसके रीजंस हैं, बहुत सारी इसकी बातें हैं। आज उस पहलुओं को देखना है। 40 दिवसीय इस सार्वजनिक परिवर्तन प्रवचन माला का आज का विषय है मेमोरी पावर कैसे बढ़ाना, याददाश्त कैसे बढ़ानी। अपनी बुद्धि 2 प्रकार से बहती है। बुद्धि को मात्र बढ़ाने की बात नहीं करूंगा, बुद्धि को मात्र बढ़ाने की बात नहीं करूंगा। पहले तो यह समझ लो, बुद्धि 2 प्रकार से बढ़ती है। बुद्धि पॉजिटिव वे के अंदर जावे तो सद्बुद्धि के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बुद्धि को जो गलत संगत और गलत असर मिल गए तो बुद्धि दुर्बुद्धि बन जाती है। दोस्तों, मात्र बुद्धि बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अकल तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाना रहता, तो उसके लिए भी अकल चाहिए। और संसद के ऊपर बम स्फोट करने थे, हैदराबाद के अंदर बम धड़ाके करने थे, किसी बैंक को लूटना था, किसी प्लेन का अपहरण करना था, उन सबके लिए क्या चाहिए? अकल उसके लिए भी चाहिए। बेवकूफों का तो उसमें भी। मात्र अकल की बात नहीं करनी, मात्र बुद्धि की बात नहीं करनी। जो बुद्धि विनाश की ओर ले जावे, जो बुद्धि दुर्बुद्धि बना देवे, जो बुद्धि किसी का अहित करा देवे, ऐसी बुद्धि चर्चा करने में एक जैन साधु के रूप में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बुद्धि बढ़ानी जरूर है, लेकिन तमसो मां सद्गमय, परमात्मा के साथ में मां विद्या की देवी सरस्वती से प्रार्थना आज के इस प्रवचन के माध्यम से करनी है। हमारी बुद्धि को तू सद्बुद्धि के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हाउ? कैसे? न जाने अपने इस दिमाग के अंदर कितने 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 ख्याल हैं, न जाने कितने विचार हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं
विशेषज्ञ कहते हैं एक स्वस्थ इंसान, एक नॉर्मल इंसान पूरे 24 घंटे के अंदर दिन और रात मिला करके इस दिमाग से, इस खोपड़ी से, इस मगज से रोज के 60,000 विचार करता है। कितने? चाहे वो अपने को याद रहते हैं कि नहीं रहते एक अलग बात है, लेकिन एक इंसान के दिमाग के अंदर 24 घंटे की सर्कल जब पूरा होगा, उसके दिमाग में से 60,000 विचार पास ऑन हो जाएंगे। और साइंस की भाषा में जो आपसे बात करूं, अल्फा लेवल, बीटा लेवल, थीटा लेवल और डेल्टा लेवल, 4 लेवल के अंदर विचारों को क्लासिफाइड करने में आया। बड़ी विशिष्ट बात है, लगभग समझ में आएगी भी नहीं, इसलिए मैं उसको थोड़ी और प्योर करके और सामान्य करके बात बता दो। भगवान महावीर ने बुद्धि को 4 भागों के अंदर विभाजित किया। ठाणांक सूत्र नाम का तीसरा आगम, और आगम सूत्र के अंदर इस ठाणांक सूत्र नाम के तीसरे आगम के अंदर परमात्मा ने बुद्धि के 4 प्रकार बताए। पहली बुद्धि है औत्पातिकी बुद्धि, दूसरी बुद्धि का दूसरा प्रकार है पारिणामिकी बुद्धि, बुद्धि का तीसरा प्रकार है कार्मिकी बुद्धि, और बुद्धि का चौथा प्रकार है वैनयिकी बुद्धि। एक्सपर्ट बनना है आज, और एक्सपर्ट बनने के लिए ये 4 स्टेप को समझना पड़ेगा। शास्त्रीय परिभाषा के वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, अब नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट कर देवे, थोड़ा इसको समझ लेवे। पहला प्रकार बुद्धि का, भगवान महावीर ने आगम के अंदर कहा बुद्धि का पहला प्रकार औत्पाती की बुद्धि, दैट मीन्स उसका मतलब होता है जैसी बुद्धि अभय कुमार के पास में थी। एक समय था कि चोपड़े लिखते थे, आज तो है चोपड़े आए, लैपटॉप में ही सारा का सारा काम चलता है, आपका ऑडिटर रहता है, वो कंप्यूटर पे आपका सारे अकाउंट्स कर लेता है। एक समय था चौपड़े वही खाते के अंदर चौपड़े लिखने में आते थे, और चौपड़ों के अंदर अलग अलग बात लिखने में आती थी। गौतम स्वामी जैसी लब्धि हो जो, धन्ना सेठ के जैसा, कैवन्ना सेठ के जैसा सौभाग्य हो जो, सालीभद्र के जैसे सिद्धि हो जो, अभय कुमार के जैसी बुद्धि हो जो मास्टर माइंड है। लेकिन यहां ये जो 2000 लोग आप बैठे हो, उसमें से ऐसे भी होंगे कि जिसने आज अभय कुमार का नाम ही पहली बार सुना है कि नहीं है? जरा हाथ ऊंचो करो तो, कि अभय कुमार की क्या स्टोरी है, क्या घटना है, हमको तो मालूम। और ऐसे भी लोग हैं, खाली हाथ ऊपर हुए उतने ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो हाथ भले ऊपर नहीं किए, लेकिन अभय कुमार को हम पहचानते, ऐसे भी हैं। चलो इसके लिए और आसान सा एग्जाम्पल आपको और बता दो, अकबर के साथ में किसकी जोड़ी थी? बिरबल हाजिर जवाबी। बिरबल को तो पहचानते हो कि मिले हुए क्या? हाँ मुंडी हिला रहे हो। और यहां बिरबल हाजिर जवाबी था, ऑन द स्पॉट, किसी भी संकट भरी परिस्थिति के अंदर भी ऑन द स्पॉट रास्ता निकाल देने वाला। उसका दिमाग कभी खराब नहीं हुआ, लाइफ के अंदर वो कभी बोर नहीं हुआ, लाइफ के अंदर उसको कभी कंटाला नहीं आया। बिरबल के जीवन को देखें तो लाइफ के अंदर कभी वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, डिप्रेस नहीं हुआ। एनी टाइम एंड एवरी टाइम कोई भी सिचुएशन सामने खड़ी हो गए, उसमें से उसको रास्ता निकालना आता था। शास्त्रों ने इस बुद्धि को पहला प्रकार बताया, औत्पाती की बुद्धि। हाँ, बिल्कुल पीछे जगह नहीं है, सबसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा जगह का दान दो, थोड़े थोड़े आगे खसको, पाव इंच आगे खसकना, पाव इंच। चलो बहनों आगे खसको, थोड़े थोड़े, चलो इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पहला प्रकार औत्पाती की बुद्धि, बुद्धि का दूसरा प्रकार बताया पारिणामी की बुद्धि। इसका मतलब होता है व्यक्ति अनुभव से जो सीखता है, अनुभव प्रैक्टिस करते 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 एक्सपर्ट बनता है, और अनुभव करते 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 उसको दुनियादारी की जो समझ आती है, उसके दिमाग के अंदर, खोपड़ी के अंदर एक के बाद एक आइडियाज आते जाती है, उसको परिणामी की बुद्धि बताएं। हमेशा जैन शास्त्रों के अंदर कहा
कि जवानों के पास से जोश लेना, क्या लेना, जोश लेना, काम करने का हौसला, उत्साह, उमंग युवाओं के पास से लेनी और बुजुर्ग के पास से उनका अनुभव लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, एक्सपीरियंस उनके पास से लेना है। और यहां बुद्धि का दूसरा प्रकार बताया, पारिणामिक की बुद्धि। बड़ों की सलाह इसलिए लेने में आती है कि उनके जीवन में यदि वो सक्सेस हुए हैं तो अपने को सक्सेस का रास्ता बता रहे, यदि वो खुद फेल हुए हैं तो अपने को बता देंगे भाई ये रास्ते पे चलने से, ऐसा करने से असफलता हाथ लगती है, पहले से अनुभव से चेत जाता है। और यहां बुद्धि का दूसरा प्रकार पारिणामिक की बुद्धि, अनुभव करते करते, पहले नहीं आता था लेकिन प्रैक्टिस करते गए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 25 साल, और उस फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट बन गए, उस फील्ड के अंदर आप होशियार बन गए। आज की तारीख के अंदर उस फील्ड का टोटल नॉलेज अपने पास में आ गया, वो है पारिणामिक की बुद्धि। बुद्धि का तीसरा प्रकार बताने में आया, कार्मिक की बुद्धि। किसान के बच्चे को खेती कैसे करनी वो सिखाना पड़ता, हल कैसे चलाना, ट्रैक्टर कैसे चलाना वो बताना नहीं पड़ता, बीज को कैसे बोना वो सिखाना नहीं पड़ता। काम करते करते हेरिडिटी के अंदर जो आया है, काम करते करते उसको कैसे बिजनेस संभाल लेना वो प्रकार बताने में आया, कार्मिक की बुद्धि। और बुद्धि का चौथा प्रकार बताया, विनय की बुद्धि। विनय को प्रकट करते हुए जो बुद्धि प्राप्त होती उसे विनय की बुद्धि कहते हैं। और आज सबसे ज्यादा फोकस मुझे इस चौथी बुद्धि के ऊपर करना है, क्योंकि यही बुद्धि अपने को सद्बुद्धि की ओर लेके जाती है। चौथी बुद्धि विनय की बुद्धि, विनय से बुद्धि आती है, खोपड़ी में नहीं बैठा, ऐसी बात है। आज तक इतना ही दिमाग फंसा पड़ा है कि पढ़ाई करने से बुद्धि आती है, ये करने से बुद्धि आती है, मेहनत करने से बुद्धि मिलती है, फलाने करने से बुद्धि मिलती है। आज दिन तक कभी हमने सोचा ही नहीं है, कभी किसी ने बताया नहीं है, जो भगवान की आगम में लिखा कि विनय अपने जीवन में जैसे जैसे प्रकट होते जैसा ऐसे ऐसे बुद्धि आती जाए, विनय की बुद्धि। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दो, बनी हुई रियल स्टोरी, सत्य घटना। आज से 350 साल पहले गुजरात के अंदर एक बड़ी आचार्य भगवंत, जिनके नाम और काम का डंका पूरे भारत के अंदर बजता था, ऐसी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए गुरुदेव आचार्य भगवंत धीरे 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 वृद्धावस्था अवस्था की ओर आगे बढ़ने लगे हैं, एजेड होने लगे हैं। और उनको एक चिंता सताने लगे, मेरे बाद कौन, मेरे बाद मेरे संघ का उत्तराधिकारी, मेरे समुदाय का वारसदार, मेरे पीछे ये आचार्य पद का जो पोस्ट है, इसका जो भार है, ये मैं किसको सौंप करके जाऊं। और ये चिंता इसलिए थी कि आचार्य भगवान के 50-100 शिष्य थे, एक से बढ़कर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड, एक से बढ़कर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शासन की प्रभावना करने वाले। हर शिष्य अलग अलग अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट था। आचार्य भगवान कंफ्यूज हो गए, इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, मेरे उत्तराधिकारी बनाऊं तो बनाऊं किससे। और सोच रहे, विचार कर रहे, दिन पे दिन निकलते जाए, आचार्य भगवान का टेंशन बढ़ते जा रहा है। और एक बार आचार्य भगवान ने तय कर दिया, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा है, एक को देने जाऊंगा तो दूसरे को पक्षपात होगा, दूसरे को देने जाऊंगा तीसरे को पक्षपात होगा। कारण कि ये जैन से शासन की परंपरा है, इसमें पॉलिटिक्स चलते, आपके यहां भले चलती रहे, लेकिन हमारे यहां पे जैन शासन की परंपरा के अंदर कोई राजनीति नहीं चलती है, पॉलिटिक्स नहीं चलती है। यहां बाहर लेके जाना भी, और यहां आचार्य भगवान ने अठम तप किया, तेले की आराधना की, शासन देवी को प्रकट किया। अठम किया, आचार्य भगवान ने शासन देवी को बुलाया, शासन देवी उपस्थित थी, हाजरा हजूर हो गए। बोलो गुरुदेव, आपने हमें क्यों याद किया? एक बात समझ लेना, देवा वितम नमम संते जस धम्मे सयामणो, देवी और देवता पे जिसका मन धर्म के अंदर लगा हुआ है, उनको सामने से आकर के दर्शन देते हैं, सहायता कर देते हैं। आचार्य भगवान ने संघ का काम आ चुका, शासन का काम आया है, पदवी किसको देनी, आचार्य पद की चद्दर किसको उठानी, ये जब प्रश्न उपस्थित हुआ, शासन देवी को ध्यान दिया,
शासन देवी प्रकट हुई है, हाथ जोड़ करके विनय भाव से झुक करके कहने लगे, याद क्यों किया? आचार्य भगवान ने कहा, कंफ्यूज हो गया हूं, मेरी उम्र हो चुकी है, अवस्था हो चुकी है, पता नहीं मैं कितना जीऊंगा, और मेरे जाने के बाद में पीछे की व्यवस्था में करता जाऊं, आचार्य पद मुझे शिष्य को देना है, अब किसको देना, कंफ्यूज हूं। शासन देवी अवधि ज्ञानी थी, और ज्ञानी ये शासन देवी ने कहा, आचार्य श्री आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, फलानी फलानी तारीख का मुहूर्त आप डिक्लेयर कर दो, घोषित कर दो, और उस दिन आकर के मैं आपको ये एकांत के अंदर गुप्त रूप से आकर के आपको किसको आचार्य पदवी देनी, वो नाम आपको बता के जाऊंगे। आचार्य भगवान शासन देवी के संकेत को समझ करके टेंशन फ्री हो गए। मुहूर्त घोषित कर देने में भर सभा के बीच में अगले महीने इसी तारीख को इस शहर के अंदर विशाल पंडाल के अंदर आचार्य पदवी का कार्यक्रम होने वाला है। देश विदेशों के संघों को आमंत्रण पत्रिकाएं, कुमकुम पत्रिकाएं भेजने में आए। धीरे धीरे दिन नजदीक आते जा रहा है। श्री संघ के अंदर उत्साह तो है, और दूसरी तरफ नहीं, टेंशन तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आचार्य पदवी का फंक्शन तो है, लेकिन है किसकी वो तो अपने को पता। और ऐसा करते 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 आचार्य पद का दिन आ चुका। सुबह 9 बजे फंक्शन चालू होने वाला था। अलग अलग गांव से, परगांव से, दूसरे अड़ोस पड़ोस के गांव से बैलगाड़ियों में बैठ के, कोई ऊंट गाड़ियों पे, कोई घोड़ा गाड़ियों पे, कोई पैदल चल करके लोगों की भीड़ धीरे धीरे पंडाल के अंदर इकट्ठी हो रही है। देखते ही देखते 10,000 15,000 की पब्लिक इकट्ठी हो गई। आचार्य भगवंत अपने संपूर्ण शिष्य परिवार के साथ में, जिन शासन के महाराजा ये मंच के ऊपर आ चुके हैं, विराज चुके हैं, आचार्य भगवान की धक 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 दिलों की धड़कन बढ़ गई। हजारों की पब्लिक उपस्थित हो चुकी है। फंक्शन शुरू हो रहा है। अब तक मुझे ही पता नहीं है कि मुझे आचार्य किसको बनाना है। और आचार्य भगवान वापिस से मंत्र का पठन कर करके उस प्रवचन की पाठ पर बैठ करके मां भगवती शासन देवी को याद किया। शासन देवी गुप्त रूप से आए, अदृश्य रूप से आए, आपको पता नहीं रहे। दीक्षार्थी जब दीक्षा लेता है ना, छोटे छोटे बाल मुनियों की जब दीक्षाएं होती हैं, और उस समय ये पूरे का पूरा पंडाल जो रहता है, आप जिसके पीछे दौड़ते हो ना, नाकोड़ा भैरव जी, घंटाकर्ण महावीर जी, भूमिया जी, फिर चकेश्वरी देवी, पद्मावती देवी, अंबिका देवी, आशापुरा देवी, और जो महाकाली देवी, और जो भी शासन के अधिष्ठायक देवी देवता की आप पीछे नाम की माला जपते हो, ये तमाम देवी देवता, कोई छोटा लड़का, छोटी लड़के, बाल मुनियों की जब दीक्षा होती है, उस दीक्षा के पंडाल के अंदर अदृश्य रूप से वो उपस्थित होते हैं। और जब उसको हाथ में आचार्य भगवान ओघा देते हैं, रजोहरण देते हैं, उस समय देवी और देवता की आंख में आंसू की धार बहने लगती है। अरे रे रे रे, ये तर गए और हम रह गए। देवी और देवता भी उस बाल मुनियों को देखकर के आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। यहाँ शासन देवी अदृश्य रूप से आई है। आचार्य भगवान के कान के पास में आकर के नाम बता दिया। आचार्य भगवान निश्चिंत हो गए, अपना प्रवचन शुरू किया। और प्रवचन आचार्य पद के मुहूर्त का जो समय आया, उस समय प्रवचन को स्टॉप किया। बैठे हुए सारे शिष्य परिवार के ऊपर नजर की, और जैसे ही आचार्य भगवान ने अपने शिष्यों के ऊपर नजर की है, हर शिष्य के मन में क्या हो रहा है? लड्डू फूट रहे हैं। अभी गुरुदेव किसका नाम बोलेंगे? मैं इतना अच्छा प्रवचन देता हूं, इतने हजारों लोग मेरे प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, अभी आचार्य श्री आचार्य पद के लिए मेरा नाम ही घोषित करेंगे। दूसरे शिष्य को लगता है मैं इतना अच्छा कवि हूं, मैंने इतनी सारी कविताएं लिखी, जैन कविताएं लिखे, मेरे भजन लोगों के अंदर प्रसिद्ध है, मैं अच्छा गाता हूं, अच्छी भक्ति कराता हूं, अभी आचार्य भगवान मेरा नाम ही घोषित करेंगे। तीसरे शिष्य को लग रहा है मैं मांसखमण कर दिया, मैंने 16 उपवास किए, मैंने वर्षी तप के, इतनी घोर तपस्या करता हूं, तेले के पार में तेला करता हूं, आचार्य सिर्फ तो अभी मेरा नाम ही घोषित करेंगे। चौथे शिष्य को लग रहा है कि अभी मैं इतना
किताबें लिखी है, इतना साहित्य का मैंने सर्जन किया है, मेरी किताबों को पढ़ करके कितने लोगों के जीवन परिवर्तन हो चुके हैं, चारों तरफ मेरी किताबों की डिमांड है। अभी आचार्य भगवान आचार्य पदवी के लिए नाम तो मेरा ही घोषित करेंगे। एक एक शिष्य के मन के अंदर लड्डू फूट रहे हैं। और आचार्य ने प्रमुख शिष्य को, सबसे बड़े शिष्य को बुलाया, उसको पूछा, अरे फलाने फलाने महाराज जी नहीं आए हैं? बड़े शिष्य ने कहा, हाँ वो नहीं आया है। तो कहां है? वो तो उपाश्रय में है। उपाश्रय में क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आए नहीं है। आचार्य भगवान ने कहा, जाओ उसको बुला के आओ, जाओ उस शिष्य को बुला करके आओ। और बड़े शिष्य गए उपाश्रय के अंदर, उस शिष्य को बुला करके लेके आने में आचार्य भगवान ने भरी सभा के बीच में पूछा, फंक्शन चल रहा है, उसमें आप अनुपस्थित क्यों थे? और बड़े ही विनम्रता से हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके गुरुदेव को उत्तर दे रहे हैं, गुरुदेव ये आचार्य पद का प्रसंग है, बड़े कोई विशिष्ट कोटि के, धुरंधर कोटि के जो एक्सपर्ट शिष्य होंगे उसको ये पदवी का कार्यक्रम देने में आएगा, मेरे जैसे ठोठ डफोड़ का तो हाँ अंगूठा छाप हूं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, मैंने दीक्षा ली तभी आपको बोल दिया था, मैं दीक्षा तो लूंगा लेकिन मुझे पढ़ना लिखना आता, अपना दिमाग ज्यादा चलता नहीं, मुझे अब कुछ नया याद तो रहेगा नहीं, मैं दीक्षा लूंगा, आप सबकी सेवा करूंगा, गोचरी पानी भरा के लाऊंगा, बाकी वैयावच आदि का काम करूंगा, बाकी मेरे से पढ़ाई बढ़ाई होने वाली, मुझे आता तो है नहीं, अंगूठा छाप हूं। इसलिए मैंने सोचा कि 3-4 घंटे ये आचार्य पदवी का फंक्शन चलेगा, उसके बाद जैसे 1-1:30 बजेगा सब साधु उपाश्रय में आएंगे, गर्मी के दिन है, वैशाख महीना, मई महीना है, सब साधु तृषातुर होंगे, प्यासे होंगे, और 50, 60, 70 साधु जैसे उपाश्रय में आएंगे, पानी की आवश्यकता रहेगी। उपाश्रय के अंदर मैं इसलिए रुका था कि जैसे 1-1:30 बजे सब साधु आएंगे, उनके लिए पानी ठंडा करके, ठार करके, उसकी मटके की समुचित व्यवस्था करके आऊंगा, रखूंगा। जैसे ही नए आचार्य भगवंत आएंगे, नए सब साधु आएंगे, उनकी पानी से मैं भक्ति करके अपने कर्मों की निर्जरा करूंगा। आचार्य भगवान ने कहा, वो सब बात बराबर है, लेकिन एक काम करो, ये क्रिया शुरू हो रही है, आचार्य पद की क्रिया के अंदर आप खड़े रह जाओ। क्या हो जाओ? आचार्य पद की क्रिया अब शुरू हो रही है, आप यहां सामने खड़े हो जाओ। सब शिष्य के मुंह, सबको लगने लगा है आचार्य का दिमाग, जिसको कुछ भी आता नहीं है, संस्कृत का सही नहीं आता है, आगम पढ़े नहीं है, नॉलेज कुछ एक पैसे का नॉलेज नहीं है, और ऐसे एक सामान्य साधु को मात्र जो गोचरी वरा के लाता है, पानी वरा के लाता है, पैर दबाने आदि की सेवा करता है, उस साधु को क्या कौन सा पद दे रहे हैं? तीसरे स्थान के ऊपर तीर्थंकरों की गैर मौजूदगी के अंदर, अनुपस्थिति के अंदर आचार्य भगवान तीर्थंकर के तुल्य होते हैं। और ऐसा गरिमा भरा पद ये सामान्य कोटि के, ये सामान्य साधु को दे रहे हैं। आचार्य भगवान का तो खिसक गया है, लेकिन बोले तो बोले क्या, 25,000 की पब्लिक बैठी हुई है, उसके सामने कौन विरोध करे? अब अंदर अंदर सब शिष्य सोच रहे हैं, अभी जो ताल चल रहा है स्टेज के ऊपर चलने दो, अभी 10 मिनट 15 मिनट हो गई, क्रिया पूरी हो गई, अब ये नए आचार्य बनेंगे, पाठ के ऊपर बैठेंगे, और अभी इनका प्रवचन शुरू होगा। आता तो कुछ भी नहीं है, और 25,000 की पब्लिक जो आई है, ये नए आचार्य बनेंगे, बोलना कुछ भी नहीं आएगा, सारी पोल खुल जाए। और सब शिष्य देख रहे हैं कि अभी मजा आएगा, अभी खाली पाठ पे बैठने तो दो, अभी मजा आएगा, तो हो जाएंगे और विकेट डाउन हो जाएंगे। पता चल जाएगा आचार्य भगवान को कि मैंने डिसीजन लेने में, ये शिष्यों को कौन समझावे? गुरु हैं, अपने से ज्यादा ज्ञानी है, अपने से ज्यादा अनुभवी हैं। और यहाँ आचार्य पद का कार्यक्रम हो गया। आचार्य भगवान ने खुद ने अपने हाथों से इस शिष्य को चद्दर ओढ़ा दी, आचार्य पद के नए आचार्य बने, गुरु के पास में, गुरु के पाठ के पास ऊपर बैठे हैं। आचार्य भगवान ने आदेश किया नए आचार्य को, ये हजारों की जनमेदनी आई है, अब आप प्रवचन सुनाओ। जिंदगी में कभी बोला, जिंदगी में कभी पढ़ाई की,
मात्र सेवा का कर्म करते थे। गोचरी पानी के घड़े उठा के लेके आते थे, पात्रे उठा के लेते, घर घर के अंदर घूमते थे, कपड़े के, साधुओं के कपड़े के काप निकालते थे, बीमार साधुओं के लेटरिन बाथरूम आदि है उसकी साफ सफाई करते थे और इस प्रकार के काम करते थे। कभी पढ़ाई की नहीं है, कभी शास्त्र पढ़े नहीं है, कभी ऐसा कोई प्रवचन का मौका आया नहीं, और सब शिष्य अब बराबर नए आचार्य को देखने लगे कि नए आचार्य अब करते क्या है। और गुरु महाराज के आशीर्वाद लिए, हाथ जोड़े हैं, वंदन किए हैं, और नए आचार्य भगवान के मुखारविंद से श्लोक निकल चुका। सकल कुशल वल्ले पुष्करा वर्त मेघो दुरित तिमिर भानु कल्प वृक्षोपमानम, ये पूरे का पूरा जो श्लोक है। और सब शिष्य पूरी परिषदा स्तब्ध हो चुके। जिस महाराज जी ने संस्कृत का सो भी नहीं सिखा है, उनको ये संस्कृत का नया बना हुआ श्लोक आया कहां से। और ये घटना घटी मात्र और मात्र गुरु के विनय के कारण। विनय की बुद्धि, भगवान महावीर ने बुद्धि का चौथा प्रकार बताया। गुरु की कृपा जिसके ऊपर आ जावे, गुरु का हाथ जिसके ऊपर आ जावे, काम हो जावे और कल्याण हो जावे। यहां तपागच के चैत्य वंदन के अंदर आचार्य भगवान से जो पहला श्लोक जबान से निकला उसको नोट डाउन करने में, आज के बाद तपागच के सभी श्रावक और श्राविका जब चैत्य वंदन करेंगे, ये नए आचार्य श्री के द्वारा बोला हुआ ये श्लोक जो है वो चैत्य वंदन के अंदर बोलने में आएगा। इतिहास के पन्नों के अंदर ये श्लोक अमर हो चुका। श्लोक को बोलने वाले, पहली बार बोलने वाले ये आचार्य भगवंत अमर हो चुके विनय की बुद्धि के कारण। मुझे आज महत्व की बात तो अब शुरू करते हैं। ये तो मैंने बैकग्राउंड की पूर्व भूमिका बताई। लोगों की समस्या है कि महाराज जी याद नहीं रहता, भूल जाते। अभी तो चश्मे यहां रखे थे और फिर पूरा घर ढूंढता रहे कि चश्मे गए कहां, फिर पता चले कि चश्मे तो ऊपर सिर के ऊपर चढ़ा दिए थे और फिर ढूंढे कि चश्मे गए कहां। तो ऐसी एक नहीं अनेकों। अभी बाइक की चाबी तो यहां रख के गया था, अभी चाबी नहीं मिल रही, और चाबी नहीं मिल रही है तो ड्रॉवर खोल दे, ये खोला वो खोला, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक यूं ही बेचैन हो जावे, ढूंढते रहे, याद नहीं रहता है। ये मात्र बच्चों की समस्या नहीं है, ये हर स्टेज की, हर उम्र की समस्या है। याददाश्त कैसे बढ़ानी, और उसके लिए पहली बात करता हूं कि जीवन के अंदर विनय आएगा तो जीवन के अंदर बुद्धि आएगी। भुलक्कर स्वभाव को दूर करने के लिए महावीर ने सबसे पहले विनम्रता का गुण बताया। कई लोगों की लैंग्वेज इतनी रफ रहती है ना, हल्की भाषा, भले गाली नहीं देते हैं लेकिन वो जो बोलते हैं ना सामने वाले को, दिल को ऐसा चुभ जाता है। 4 जन के बीच में इंसल्ट कर देनी, 4 जन के बीच में ऊंची आवाज से बोल देना, ये सब अहंकारी व्यक्ति के लक्षण है। आज वो अहंकारी व्यक्ति अपने पास सत्ता मिली है, अपने पास संपत्ति मिली है, अपने पास पावर मिला है, उसके घमंड में आकर के, उसके नशे में आकर के छोटे व्यक्ति को जैसा मर्जी पड़े ऐसा टोंट मार देवे, टॉर्चर कर देवे, सुना देवे। आज तो उसकी पुण्याई का उदय है, सामने वाला चुपचाप सुन लेगा, लेकिन इसको पता नहीं है बेचारे मूर्ख को, बेचारे नादान को पता नहीं है। जैसे ही तेरी पुण्याई का सितारा डाउन होगा ना, मंद बुद्धि की स्कूलों देखी है, मंद बुद्धि के देखी कि नहीं देखी, मंद बुद्धि के लोग रहते हैं और उनकी अलग से स्कूलें चलती है। शास्त्रों ने कहा ये मंद बुद्धि के तमाम बालक किसी न किसी जन्म के अंदर अति तेज बुद्धिशाली थे, लेकिन जब उनको बुद्धि मिली थी ना, वो बुद्धि का उपयोग करना नहीं आया। बुद्धि का उपयोग किसी की षड्यंत्र करने में, गेम खेलने में, पॉलिटिक्स खेलने में, किसी के बारे में, किसी को काटने की प्रवृत्ति, समाज विरोधी प्रवृत्तियों के अंदर अपनी मिली हुई बुद्धि का उन्होंने दुरुपयोग करने का काम किया। अपनी इस बुद्धि से किसी को हल्का बताने के, नीचा दिखाने के लिए प्लान कैसे करने, इसका तैयारियां कैसे करनी, इसी की प्लानिंग के अंदर उसने अपनी दिमाग का उपयोग किया। उस जन्म में बुद्धि मिली, उपयोग नेगेटिव में किया। आज मंद बुद्धि के रूप में उनका कर्म सत्ता ने जन्म दे दिया। 2 और 2 4 की जैसी बात है। नीम बोगे तो नीम मिलने वाला है, और आम को बोगे तो
इतनी छोटी सी बात भी अपनी खोपड़ी में बैठती। करना तो अपने को रफ जीवन जीना है, जैसे मर्जी पड़े ऐसे जीना है, ऐसे बोलना है, सामने वाले का इंसल्ट कर देना है, सामने वाले को तोड़ देना है। आई एम समथिंग, मैं ही कुछ तो भी हूं, तुम लोग तो, तुम्हारे में तो अक्ल ही नहीं है। और ऐसा रिप्रेजेंट करता है, अपना शो ऑफ करना है, सामने वाले को अपने अंडर में रखना है। आज भले नशा चढ़ा है, लेकिन समझ लेना, कान खोल करके सुन लेना, ये कुदरत है, ये कर्म सत्ता है, किसी के बाप की शर्म रखते। इस कर्म सत्ता ने तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, कर्म सत्ता ने आचार्यों को नहीं छोड़ा। आप और मैं, अपन दोनों कौन से खेत की मूली है भाई? कभी अहंकारी मत बनना, विनम्रता आएगी तो बुद्धि मिली हुई सद्बुद्धि के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसफर होगी। बुद्धि को बढ़ाने के लिए, बुद्धि को सतेज करने के लिए, सद्बुद्धि के अंदर शिफ्ट करने के लिए महावीर ने अलग अलग सूत्र बताए। पॉइंट नंबर 1, पहला सूत्र, याददाश्त को तेज करने के लिए सबसे इफेक्टिव और सबसे पहला सूत्र बताने में आया, रात को देर तक जगना नहीं। बात आती है समझ? किसी की खोपड़ी में नहीं बैठेगी। और अक्सर यंगस्टरों की तो बिल्कुल, या यंगस्टरों की तो खोपड़ी में बिल्कुल ही नहीं बैठेगी। कहां के रात को 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2-2 बजे तक व्हाट्सएप पर रहने वाले, लैपटॉप पर रहने वाले, नेट यूज करने वाले को कौन समझावे कि महावीर ने 2600 साल पहले इस मेमोरी के एक पार्ट को ओपन करके इसकी पूरी की पूरी व्याख्याएं बता दे। जितना लोड आप इसके ऊपर रात्रि के अंदर देते हो, उतना ज्यादा आपका जीवन डिस्टर्ब होता है। ये शरीर भी एक मशीन है और इसको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा आराम चाहिए, और आराम भी उसके टाइम पर चाहिए। आप 2 बजे सो करके 10 बजे उठो, ये शरीर की सिस्टम नहीं है। आपने शरीर की सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, शरीर आपको डिस्टर्ब कर देगा। आप समझते हो कि चल ही रहा है ना, अपने 8 घंटे की नींद है, 2 बजे सोएंगे, 10 बजे उठ जाएंगे, अपना नींद का कोटा पूरा हो जाएगा। नींद का कोटा भले पूरा होवे के न होवे, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, चिड़चिड़ापन का स्वभाव हो जाएगा। रात को देर तक जगने से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। रात को देर तक जगने से उसका आत्मविश्वास का जो लेवल है, इनर जो लेवल है, धीरे धीरे कम होने लगता है। कहीं ना कहीं अकेलापन का इंटरनली एहसास होने लगता है। ये सारे स्लो पॉइजन के रूप में आते हैं, दिखते नहीं है, महसूस होता है लॉन्ग टाइम के अंदर, लंबे पीरियड के अंदर। पहली बात परमात्मा ने आगम सूत्रों के अंदर बताए, जल्दी सो जाओ, 10, 10:30, 11 बजे, 11 बजे तक तो सो जाओ। अब तो सैंपल पीसों को वही तकलीफ है कि 11 बजे सोना तो है लेकिन नींद आती, सोना तो है लेकिन नींद ही नहीं आती है, क्या करें? हाँ, ये हमारे भाषा कह रहे हैं, रात्रे वेला जे सुए वेला उठे, वीर बल बुद्धि धन खूब वधे, सुखमा रहे शरीर। यहां ये दोहे यूं ही नहीं बनाने में आए, इसके पीछे के राज हैं, इसके पीछे के रहस्य हैं। यहां बल भी बढ़े, बुद्धि भी बढ़े और धन संपदा भी बढ़े, जल्दी उठने के बेनिफिट्स। दूसरी बात, बुद्धि को सतेज करने के लिए दूसरी बात यहां बताने में आए, जैसे पेंसिल रहती है ना, पेंसिल को जितनी छीलते जाओगे उतनी सतेज होती जाएगी, उतनी शार्प होती जाएगी। ये बुद्धि को, इस माइंड को जितना आप कसते जाओगे उतना ज्यादा पावरफुल होते जाएगा। जितना उसका उपयोग करना बंद करोगे उतना ही बुढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, एक समय था घर के अंदर गेम्स भी आती थी ना, तो चेस की गेम आती थी, माइंड लगाना पड़ता था, दिमाग दौड़ाना पड़ता। एक समय था वो एक गोला आता था, एक स्क्वायर आता था, उसके अंदर कलर सेट करने रहते थे। हाँ देखो, इनको भी पता है। तो वो गेम रहती थी, उसमें अपना दिमाग लगाना पड़ता था, एक माइंड की एक्सरसाइज होती थी। आजकल यंगस्टरों के अंदर जिम जाने का क्रेज बढ़ा, सबको स्मार्ट दिखना है, सबको हैंडसम दिखने के अंदर इंटरेस्ट है, सबको
हीरो बनना है, हाँ वो समझ जाओ आप, वो सिक्स पैक की बात कर रहा है, वो मैंने कहा समझ जाओ आप। लेकिन ये मात्र शारीरिक कसरत नहीं, मन की कसरत की बातें भी बताने में आई थी। एक समय ऐसा था, अलग अलग पहेलियां पूछने में आती थी, अलग अलग पहेलियों के उत्तर लेने में आते थे, और इसके आधार से अपनी माइंड उसके अंदर एक्टिव होता था, उसके वर्क करता था, और अपनी मानसिक जो बुद्धि की है, बुद्धि को एक्सरसाइज मिल जाती थी, बुद्धि की कसरतें मिल जाती थी। आज की तारीख के अंदर आपने अपने बच्चों को वो टीवी के अंदर कार्टून देखने के लिए बिठा दिया। अब कार्टून रोज का आधा घंटा घंटा भर कार्टून देखते 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 आपका बच्चा भी या तो आपके बच्चों को आप कार्टून के पास में बिठा करके उनको कार्टून बना देते हो, या तो उनके हाथ में मोबाइल या वीडियो गेम थमा करके वो वीडियो गेम खेलता रहे, गेम्स उसके अंदर आती है, वो गेम्स खेलता रहे, और गेम खेलते खेलते डिसुम डिसुम करो, उसको मारो, उसको ये करो, आपको इतने पॉइंट मिलेंगे। मात्र हिंसा के परिणाम उसके इस खोपड़ी के अंदर फिट हो रहे हैं। माइंड को एक्सरसाइज देने की बात तो दूर है, आपके बच्चों का स्तर, मानसिक जो स्तर है, अपने हाथों से आप नीचे के नीचे डाउनफॉल करा रहे, और फिर आप आकर के कहते हो कि महाराज जी बच्चे को याद रहता। पहले नंबर के अंदर अपने घर के अंदर मैदा और मैदे के प्रोडक्ट लाने बंद करो, खोपड़ी में नहीं बैठेगी बात, और कोई नहीं करने वाला वो भी मुझे पता है। मैं 10 बार भी चिल्लाऊंगा ना तो भी अपने घर में से ब्रेड, अपने घर में से पाव, अपने घर में से बिस्किट्स, अपने घर में से ये सारे मैदे के जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा भी वो अपने को बंद करने। ये सारी की सारे जो याददाश्त को इफेक्ट करने वाली चीजें हैं, उसमें सबसे पहला नंबर मैदा आता है। मैदा अपने मानसिक विकास को, मेंटल डेवलपमेंट के ग्रोथ को रोक देता है, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो। आपको एक बात बता दो, उठने की बात जल्दी क्यों की कि सुबह के समय में 5:30 6 बजे का जो समय है, ट्रैफिक न रहे, और अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो शुद्ध ऑक्सीजन जितना गहरा आप लोगे, सुबह के समय में प्राणायाम आदि आसन जो करोगे, आपके डीप ब्रीदिंग के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन माइंड के ऊपर व्यवस्थित पहुंच सकेगा। जिंदगी के अंदर कभी आपको ब्रेन ट्यूमर ना होवे, जिंदगी के अंदर कभी आपको कोमा के अंदर जाने के परिस्थिति ना होवे, जिंदगी के अंदर कभी पैरालिसिस के अटैक ना आवे। ये सारी की सारी बात ही अर्ली मॉर्निंग के अंदर उठ करके योगा और प्राणायाम करने के, आज योगा ही हट गए, लाइफ में से प्राणायाम भी निकल गए। यहां बच्चों के लिए भी एक्सरसाइज है, सुपर ब्रेन योगा। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जिस घर के अंदर 1 मिनट की एक्सरसाइज है माइंड पावर को शार्प करने की, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। 300% मेमोरी सेल एक्टिव हो जाते हैं। कितने परसेंटेज? ये मेमोरी सेल्स जो हैं, आपको पता है जितने भी साधु संत है ना, चाहे मंदिर मार्गी रहे, स्थानकवासी रहे, तेरापंथी रहे कि दिगंबर रहे, वो अपने शरीर के जो बाल हैं उसका लोच कैसे करता है? हाथ से करने से क्या होता है भाई? क्यों हाथ से करना, क्यों कैंची से नहीं करना? बोलो भी, हाथ से क्यों करना, कैंची से क्यों नहीं करना? साइंटिफिक रीजन है। मेरे भगवान के शासन के अंदर, जैनिज्म के अंदर एक भी बात इनप्रैक्टिकल नहीं है। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ साइंस जुड़ा हुआ। हाँ, ये हो सके कि वो चीज आपको नहीं पता रहे, पर लेकिन जब गुरु के पास से आकर के समझोगे तो हर एक के पीछे लॉजिक ये समझ में आएगा। और ये बाल का लोच के लिए, साधु साध्वियों के लिए कंपलसरी विधान है, वॉलेंटरी नहीं। इच्छा रहे, मर्जी रहे तो करो, मर्जी नहीं रहे तो मत करो, ऐसा नहीं, कंपलसरी करना ही है। और वो भी साल में 2 बार करना है। एक बार होली के समय में होता है और एक बार संवत्सरी के पहले होता है, पर्युषण पर्व के समय में होता है। अब यहां ये लोच का विधान इसलिए था कि साधु संतों को शास्त्र का अध्ययन करना है,
साधु साध्वियों को आगम कंठस्थ करने हैं, साधु साध्वियों को विशाल नॉलेज, विशाल ज्ञान का भंडार अपने माइंड के अंदर कंठस्थ के रूप में रखना है। रेफरेंस के लिए बुक्स निकालने की जरूरत नहीं, खोपड़ी के अंदर एक बार पढ़ लिया, याद कर लिया और लाइफ लॉन्ग तक, लाइफ टाइम तक वो अपने दिमाग के अंदर होना चाहिए। साधु संतों की मेमोरी पावरफुल होनी चाहिए, इसलिए हर 6 महीने के अंदर अपने जो ब्रेन सेल्स हैं, शरीर के अंदर कोष बनते हैं, मृत होते हैं, नए बनते हैं, मृत होते हैं, ये शरीर की कोशिकाओं का गुण धर्म है। और माइंड के जो मृत कोष हैं वो लोच करते करते बाल जब खींचते हैं तो बाल ऊपर ऊपर से तो निकलते हैं, कहां से निकलते हैं? जड़ से निकलते हैं। मृत कोशिकाएं लोच के बाल के साथ में मृत कोशिकाएं निकल जाती है, दूर हो जाती है। ब्रेन के नए सेल्स क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए एक श्लोक आज जिंदगी में कंठस्थ किया, 50 साल के बाद भी साधु को पूछो ये श्लोक बोलो तो आराम से वो श्लोक बोल पाएगा। किसी व्यक्ति को कहीं मिले थे, 10 साल के बाद वो व्यक्ति मिलेगा, हमारे रूप मुनि जी हैं, नवरत्न जी, आपको ध्यान होगा, शेर राजस्थान और मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज के ये प्रभावशाली शिष्य मुनि रूपचंद जी यानी रजत, यहां रूप मुनि जी का आज उम्र कितनी भाई? 88 साल की उम्र है महाराज जी की। और 88 साल की उम्र में आज से 10 साल पहले व्यक्ति मात्र 10 मिनट के लिए मिला होगा और वो 10 साल के बाद में वो व्यक्ति आकर के खड़ा रहेगा ना तो आपके नाम से रूप मुनि बुला देंगे कि 10 साल पहले मुझे वहां मिला था, तेरा ये नाम है। साधु संतों की मेमोरी मास्टरमाइंड होने के पीछे का कारण क्या है? लोच का विधान है। यहां आप तो भले लोच नहीं करते हो, इसलिए आपके लिए और सिंपल वे के अंदर ये सुपर ब्रेन योगा की एक्सरसाइज बताने में आई। सुपर ब्रेन योगा डेली करना है, मात्र कितनी मिनट? 1 ही मिनट, 1440 मिनट 24 घंटे की अपने हाथ से सुरख रही है। अपनी माइंड को, अपनी बुद्धि को सतेज करने के लिए मात्र 1 मिनट का समय निकालना है। और 1 मिनट का समय निकाल करके जो सुपर ब्रेन योगा आप स्टार्ट कर दो, 6 महीने के अंदर रिजल्ट देख लेना। चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ 6 महीने के अंदर अपना ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, आपको लगेगा अब पहला का जो मेरा स्वभाव था, पहले के जो मेरे नेचर थे, पहले की जो मेरी थी, धीरे 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 कहां गायब हो गए, अपने को पता न चलेगा। सामने से ऐसे रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे, घर में से ऐसा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लगने लगेगा जिंदगी तो जीने जैसी। ये सुपर ब्रेन योगा आपको लगेगा कि महाराज जी बोल ही रहे हैं खाली सुपर ब्रेन योगा, सुपर ब्रेन योगा, बताओ तो सही कि क्या होता है, किसको सीखना है? जरा हाथ ऊपर करो। सबको सीखना है, बोलो कब सिखाऊं? हाँ, ये तो कहे कि कल करे सो, आज कर, आज करे सो। अब यहां आप सभी के लिए गुरुदेव श्री की असीम कृपा, असीम अनुकंपा जब ट्विन सिटी के ऊपर बरस रही है और ऐसी परिस्थिति के अंदर आप सभी के लिए सुपर ब्रेन योगा के एक पैम्पलेट तैयार करने में आए हैं। आपको निःशुल्क देने में आएंगे, बांटने में आएंगे। इसको रद्दी का पेपर मत समझना, नहीं तो अपनी हालत है कि फोकट में मिलती है ना तो कीमत नहीं। अभी तो हाथ में लेंगे, बाहर निकलेंगे जूते चप्पल पहन के और थोड़ा सा देखा, देख करके किसी ने इधर फेंका, किसी ने उधर फेंका, किसी ने आगे जाकर के फेंका, किसी ने अलमारी में लेकर के अलमारी में रख दिया, किसी ने अपने ड्रॉवर के अंदर रख दिया और कुछ भी नहीं मिला तो लेकर के मंदिर के अंदर। ये अपनी हालतें, प्रभावनाएं जो भी होती हैं किताबों आदि के, उठा यहां के तो मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, ऐसे लेते हैं कि जैसे कि हम ही रह जाएंगे, पूरी दुनिया ले जाएगी और हम ही रह जाएंगे। और ऐसी खींचातानियां करे और दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10 दिन के अंदर तो वही की वो किताब कहां मिले, वही की वो किताबें मंदिर में मिले। यहां सुपर ब्रेन योगा के पैम्पलेट एक बार आपको दे दूंगा, आप
के हाथ में वो रहेगा और फिर अपन इसके एक्सरसाइज प्रैक्टिकल रूप में करेंगे। वो पेम्पलेट मेरे ख्याल से 4-5 दिन के अंदर छप करके आ जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा अनुकूलता का जो दिन रहेगा उस दिन अपन आपके सबके हाथ में वो पेम्पलेट रहेगा, उसके अंदर समझ दे दूंगा, उसको समझा दूंगा पेम्पलेट के सारे, और फिर प्रैक्टिकल रूप में जरूर से करेंगे। तीसरी बात कहता हूं, जिसकी याददाश्त बहुत कमजोर है, आयुर्वेद के अंदर कहा कि ब्राह्मी और शंख पुष्पी रोज पीना चालू करो दूध के साथ में। दूध के साथ दूध भी गाय का दूध होना, कौन सा? गाय का दूध और गाय का घी बुद्धि को सतेज करने का काम करे। एक बात आपको बता दूं, गाय और भैंस दो चीजें। क्यों हंस रहे हो? अरे आपको भैंस नहीं बोलूंगा अभी, नहीं तो मुझे ही गोचरी नहीं हो रहा होगे। तो ये गाय और भैंस दो रहती हैं। हम जब हाईवे के रोड से शेष काल में विहार करते हैं ना, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, रोड से गुजरना होता है, पैदल चलते 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 सड़क से जब गुजरते हैं सुबह सुबह के समय में, कभी ऐसा होता है कि भैंस भाई रोड के ऊपर पड़ी रहती है? हाँ, भैंस भाई रोड के ऊपर पड़ी रहती है और पीछे से वो ट्रक वाला आवे, टेम्पो वाला आवे, हॉर्न लगा लगा के पिपी 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 करके रहे, तो भी भैंस भाई उठने का नाम लेवे। क्यों हंस रहे? अच्छा भाई बोला इसलिए। और फिर क्या करे वो टेम्पो वाला या ट्रक वाला, उसका जो क्लीनर रहे साथ में, वो नीचे उतरे, उसके हाथ में एक छोटा सा डंडा रहे, वो भैंस भाई को थोड़ा शरीर को उसका जरा हिलावे, तब जाकर के धीरे 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 उठे और फिर जरा थोड़ा सा रास्ता देवे। गाय का ऐसा नहीं रहे, गाय का ऐसा नहीं रहे। गाय को तो पता चले, आपको चलती रोड के ऊपर गाय चल रही है और पता चले कि पीछे से कोई साइकिल वाला आ रहा है, तो उसको मैं डिस्टर्ब ना हो इसके लिए तुरंत साइड दे देवे, रास्ता दे देवे। ये गाय की निशानी है, गाय की पहचान है। आपके घर के अंदर संडे आदि का दिन रहे, छुट्टी आदि का दिन रहे, और आपका लड़का या आपकी लड़के सुबह 8 बजे उठने में जो दिक्कत करती रहे, और मम्मी बार बार चादर खींचे, बार बार हिलावे, अभी तो उठ, अब 8 बज गई, 8:30 बज गई, चाय ठंडी हो रही है, उठ उठ। हाँ मम्मी उठ रहा हूं, हाँ मम्मी 2 मिनट, अरे 5 मिनट सोने तो दे। और ऐसा करे तो जरा चिंता करने की जरूर नहीं, क्योंकि आपके घर में दूध कौन सा आता है? भैंस की चमड़ी जाडी और भैंस की दूध पीने वाले की बुद्धि भी। ये मैं नहीं कह रहा, आयुर्वेद के अंदर लिखा है, देख लेना, आयुर्वेद देख लेना भाई। ये इसलिए आयुर्वेद के अंदर बुद्धि को सतेज करने के लिए दूध कौन सा बताया? गाय का शुद्ध दूध, और गाय का घी का जो मालिश करने में आवे, गाय के घी की दिमाग में सर पे मालिश करने आए, माइंड तो ठंडा रहता ही है, उसके लिए फिर ठंडा ठंडा कूल कूल करने की जरूरत रहती। माँ गाय के घी की मालिश करो, गाय का दूध पियो, ऑटोमेटिक ब्राह्मी और शंख पुष्पी साथ में ले लो, ऑटोमेटिक अपनी बुद्धि इतनी तेज